गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, कल हमने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट जो है उसका पहला चैप्टर 21वां चैप्टर यानी कि जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और आपकी जो बुक है उसका 21वां चैप्टर अध्यावरणीय तंत्र स्टार्ट कराया था। अध्यावरणीय तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कल बताया था आपको कि अध्यावरणीय तंत्र किसे कहते हैं। मानव की जो त्वचा है, मनुष्य का जो बाह्य आवरण है वह त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा। और त्वचा और उससे व्युत्पन्न मिलकर अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण करते हैं। कल मैंने ये भी बताया कि मानव की जो त्वचा है उसमें मेसोडर्मल सेल्स और मेलानिन वर्णक पाया जाता है जो कि संयोजी ऊतक के द्वारा, यानी जो वो स्किन है, हमारी त्वचा है, वो संयोजी ऊतक के द्वारा पेशियों से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा हमने हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी। स्किन की हिस्टोलॉजी, औत की, त्वचा की औत की, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। तो हमने त्वचा की औत में दो प्रमुख स्तर पाए जाते थे। पहला स्तर था आपका कौन सा था? एपिडर्मिस। और दूसरा कौन सा था आपका? एपिडर्मिस। देखो बेटा, हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, ये था। अब हिस्टोलॉजी स्किन में यानी त्वचा में दो स्तर पाए जाते थे। कितने स्तर थे? दो थे। एक तो था बेटा आपका एपिडर्मिस और दूसरा था आपका यानी कि डर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें तो इसका जो निर्माण होता था वो एक्टोडर्म, भूमध्य एक्टोडर्म से होता था। इसमें जो रक्त वाहिनियां हैं उनका अभाव हुआ करता था। एपिडर्मिस का जो निर्माण है वो एक्टोडर्म से, रक्त वाहिनियों का अभाव। ये बॉडी में, जो शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आकार की पाई जाती है। रगड़ वाले जितने भी स्थान थे, जैसे हाथ, तलुए, हथेली जो थी, यहाँ ये मोटी पाई जाती थी। नेत्र और कॉर्निया में यह पतली पाई जाती। इसके अलावा एपिडर्मिस जो है यह एक से अधिक परतों से मिलकर बना होती है, इसलिए इसको स्तरित उपकला ऊतक भी कहते हैं। इसको स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। इसके बाद एपिडर्मिस है, यह अंदर से, इस त्वचा के अंदर से ऊपर की ओर, अंदर से बाहर की ओर 5 स्तरों में बटा हुआ होता है। अर्थात इसमें 5 स्तर पाए जाते थे। पहला था आपका अंकुरण स्तर, रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, इसको मैल्पिंग स्तर भी कहते थे। दूसरा था आपका सूल स्तर, तीसरा था आपका कणिक स्तर, चौथा था आपका ये स्वच्छ स्तर और पांचवा था आपका किरण स्तर। ये आपके स्तर से, ये सबसे आंतरिक था, ये इसके ऊपर था, ये कण था, इसमें केराटोहाइलिन जो प्रोटीन थे उसके कण पाए जाते थे। स्वच्छ स्तर है और फिर लास्ट का कौन सा था? किरण स्तर। अब यहां 5 स्तरों का हमने अध्ययन किया था। अब देखो, इन 5 स्तरों में दो एक नंबर के प्रश्न आए थे आपके सामने। एक तो रेटिपेक्स था, रेटिपेक्स, और दूसरा था आपका श्रृंगी भवन। ये दोनों के दोनों मोस्ट क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं। रेटिपेक्स की बात करें तो ये अंकुरण स्तर से संबंधित है, अर्थात जो एपिडर्मिस है उसके अंकुरण स्तर की जो कुछ सेल्स हैं वो कुछ कगारों के रूप में बाहर निकली हुई होती हैं, जिन्हें हम रेटिपेक्स कहते हैं। दूसरा था बेटा श्रृंगी भवन, ये किरण जो स्तर है सबसे बाहरी स्तर, अर्थात एपिडर्मिस की बाहरी स्तर जो किरण स्तर है, अर्थात हम सीधे ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के बाहरी स्तर की कुछ सेल्स निर्जीव क्रिएटेड
उन सेल से निर्जीव क्रिएटिन बनने की जो क्रिया थी उसको हम श्रृंगी भवन कहते हैं। श्रृंगी भवन के द्वारा जनकों में विभिन्न अंगों का, सुरक्षा अंगों का निर्माण होता था। जैसे नाखून है, नखर, ठीक, इसके अलावा सींग। तो ये सारी चीजें हमने कल एपिडर्मिस के अंदर यानी कि पढ़ी थी। अब आपका दूसरा टॉपिक है बेटा डर्मिस। कौन सा है? यानी कि डर्मिस। दूसरा स्तर है आपका डर्मिस। इसका अध्ययन करते हैं बेटा। ये बाहरी स्तर था, ये आंतरिक स्तर है। इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्मिस से होता था। इसका निर्माण जो आपका भाग है डर्मिस, इसको कहते हैं न्यून चर्म। इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से होता है। साथ के साथ आप इसको लिखते भी चलो, मीजोडर्म से होता है। यह आंतरिक भाग होता है। यह आंतरिक भाग होता है। कौन सा बेटा? यानी कि जो वो है डर्मिस भाग। इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। यह आंतरिक भाग होता है। यह एपिडर्मिस से, यह एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटा होता है। ठीक है बेटा। जो वो है डर्मिस भाग, इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है। यह एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटा होता है। यह तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। यह तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। ये आप साथ के साथ इसको नोट कर लीजिए। इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है। साथ के साथ इसको लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखने का प्रयास करो। इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है। यह एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटा होता है। यह तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट चीज देखेंगे बेटा इसमें, साथ के साथ ही इसको आप लिखते चलें। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, रक्तवाहिनियां या रुधिरवाहिनियां कह सकते हैं इनको, रुधिरवाहिनियां, तंत्रिकाएं, त्वक संवेदांग, त्वक संवेदी अंग जो होते हैं, त्वक ग्रंथियां, रोम और अरेखित पेशी तंतु, अरेखित पेशी तंतु का बना होता है या पाए जाते हैं। देखिए बेटा दोबारा लिखिए इसको आप, जो वो है डर्मिस। इसका निर्माण, जो डर्मिस है, इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। यह आंतरिक भाग होता है। यह एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटा होता है। यह तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं, त्वक संवेदांग, त्वक ग्रंथियां, रोम और
अरेखित पेशी तंतु पाए जाते हैं। ठीक है साहब। अब हम देखें बेटा, तो इस जो ये भाग है यानी डर्मिस, इस डर्मिस में दो स्तर पाए जाते हैं। 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 पहला स्तर है आपका पैपिलरी स्तर। पहला कौन सा है बेटा आपका? पैपिलरी स्तर। देखिए बेटा, पैपिलरी स्तर की बात करें हम तो देखो बेटा, इस स्तर में ये जो स्तर होता है, जो पैपिलरी स्तर है, सबसे पहली बात तो यह स्तर पतला होता है। यह स्तर पतला होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु एवं रुधिर वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु एवं रुधिर वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। साथ के साथ देखते चलो बेटा, पहला स्तर है आपका पैपिलरी स्तर, यानी कि जो डर्मिस स्तर है, इस जो डर्मिस स्तर में दो स्तर पाए जाते हैं। देखो बेटा, औतकी पढ़ रहे हैं, उसमें एक भाग था आपका एपिडर्मिस और दूसरा है आपका डर्मिस। अब ये जो डर्मिस है, ये दो स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला स्तर है इसका पैपिलरी स्तर। यह स्तर पतला होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु और रक्त वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें रसायनों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं। इसमें रसायनों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं। ये बेटा आपका पहला स्तर पूरा हो गया। पहला स्तर का नाम क्या है बेटा? पैपिलरी स्तर। यह स्तर पतला होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु और रुधिर वाहिनियों की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें रसायनों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं। पहला स्तर हो गया आपका। दूसरा स्तर जाल का स्तर। वह बेटा पैपिलरी स्तर पतला होता है, तो यह स्तर मोटा होता है। यह स्तर मोटा होता है। इसमें तंत्रिकाएं, त्वक संवेदन, त्वक ग्रंथियां, रोम पुटकाएं एवं अरेखित पेशी तंतु पेशी तंतु पाए जाते हैं।
ठीक है बेटा, जो यानी कि डर्मिस भाग है उसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। देखिए बेटा, यह स्तर तो पहला स्तर है आपका पैपिलरी स्तर। यह स्तर पतला होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु एवं रुधिर वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें रसायनों के समान प्रवर्धक पाए जाते हैं। दूसरा है आपका जालिका स्तर। यह स्तर मोटा होता है। इसमें तंत्रिकाएं, त्वक यानी त्वचा से संबंधित जो अंग हैं, त्वचा से संबंधित ग्रंथियां हैं, रोम पुटकाएं हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक वसा का स्तर भी पाया जाता है। कल हमने त्वचा की जो हिस्टोलॉजी से संबंधित डायग्राम बनाया था, उसमें नीचे की ओर में एक वसा का मोटा स्तर पाया जाता था। इसमें वसा का मोटा स्तर पाया जाता है। वसा का मोटा स्तर पाया जाता है जो कि तापरोधी होता है, अर्थात शरीर की जो टेम्परेचर है उसका नियमन करता है, जो कि तापरोधी होता है और त्वचा को सुडौल बनाए रखता है। सुडौल बनाए रखता है। ठीक है बेटा, ये आपकी हिस्टोलॉजी जो स्किन की, इसमें 2 भाग थे, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर अंकुरण स्तर था, शूल स्तर था, कणी स्तर था, इसके अलावा स्वच्छ स्तर था और 5वां था आपका किरण स्तर। ऐसे ही डर्मिस की बात करें बेटा, दोबारा से सुनिए। तो डर्मिस जो है, इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। यह आंतरिक स्तर होता है। यह एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटा होता है एवं तंतु में संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, तंत्रिकाएं, त्वक संवेदनांग, त्वक ग्रंथियां, रोम पुटकाएं एवं अरेखित पेशी तंतु पाए जाते हैं। डर्मिस जो भाग है, इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर है आपके सामने पैपिलरी स्तर। यह स्तर पतला होता है। इस स्तर में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु एवं रुधिर वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें रसायनों के समान प्रवर्धक पाए जाते हैं। यह आपका पैपिलरी स्तर हो गया। दूसरा स्तर है आपका जालिका स्तर। यह स्तर मोटा होता है। इसमें तंत्रिकाएं, त्वचा से संवेदी अंग, त्वक ग्रंथियां, रोम पुटकाएं, ये और वसा का मोटा स्तर पाया जाता है, क्योंकि तापरोधी होता है एवं त्वचा को सुडौल बनाए रखता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी हिस्टोलॉजी जो स्किन में जो भाग पाए जाते थे 2 मुख्य रूप से, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा है आपका डर्मिस। ठीक बेटा, इसके बाद अगर हम चलते हैं तो वो चलते हैं बेटा त्वचा के व्युत्पन्न। अगला टॉपिक है इसके अंदर त्वचा के व्युत्पन्न, यानी कि त्वचा से कौन कौन से अंग व्युत्पत्ति होती है। देखिए त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न। हेलो, मैंने क्लास होती छोड़ा। त्वचा के व्युत्पन्नों की बात करें हम तो मानव की त्वचा में, मानव की
त्वचा में, मानव की त्वचा में अनेक एवं विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं, जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं, जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। मानव की जो त्वचा है उसमें अनेक एवं या हम कह सकते हैं विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे सबसे पहला है बेटा आपका रोम। कौन सा है बेटा? रोम। जो बाल पाए जाते हैं त्वचा के ऊपर, आप सभी जानते हैं रोमों के बारे में कि जो त्वचा, मानव की जो त्वचा है उस त्वचा में अनेक या हम ये कह सकते हैं कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं, जिनमें पहला है आपका रोम। रोम जो है ये त्वचा के अंकुरण स्तर से बनते हैं, अंकुरण स्तर से बनते हैं। कहां से बनते हैं बेटा? अंकुरण स्तर से। देखो बेटा, कल हमने डायग्राम बनाया था, थोड़ा सा देख लेंगे हम आज उसको। इस तरह से हमने बनाया था। यहाँ वसा का मोटा स्तर होता था लास्ट में आके, यहाँ ये इस तरह से जड़ें हुआ करती थी। थोड़ी याददाश्त के लिए बनाया जा रहा है, कल आपके सामने डायग्राम बना दिया था। यहाँ इस तरह से और एक भाग थे एपिडर्मिस के, इस तरह से ये संरचना थी आपके पास में। देखो बेटा, रोम की अगर हम संरचना पढ़ते हैं, इस तरह का एक डायग्राम था कल आपके सामने। तो रोम जो है, रोम त्वचा के अंकुरण स्तर से बनते हैं। किससे बनते हैं? अंकुरण स्तर से। अंकुरण स्तर किसका था? एपिडर्मिस का। ध्यान रखो बेटा, कल हिस्टोलॉजी पढ़ी थी हमने, स्किन की हिस्टोलॉजी, जिसमें हमने 5 स्तर पढ़े थे, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहला जो स्तर था अंदर का, वो था अंकुरण स्तर, जिसको मेल्टिकी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मानव के त्वचा में जो रोम पाए जाते हैं, वो रोमों की जो उत्पत्ति है वो यानी कि अंकुरण स्तर से होती है। रोम की संरचना की बात करें हम, रोम की संरचना देखो बेटा, रोम की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। इसकी संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं, निम्न भाग पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, रोम कहां से बनते हैं? त्वचा के अंकुरण स्तर से। संरचना की बात करें हम, तो इसकी संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग पढ़ते हैं हम, तो रोम पुटक। ध्यान से पढ़ो बेटा। देखो बेटा, अगर आप पूरे दिल से यानी कि दिलचस्प लेकर इस टॉपिक में अगर आप आनंद लेकर अगर पढ़ेंगे तो ये तुरंत आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला भाग था आपका रोम पुटक। अब रोम पुटक के बाद की बात करें, देखो एक बार वैसे समझा देता हूं, फिर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा। इस तरह से ये रोम की संरचना थी कल हमारे सामने। अब सबसे पहला है रोम पुटक। तो रोम का जो आधारी भाग है, ये वाला आधारी भाग हो गया। तो रोम का आधारी भाग डर्मिस में, ये स्तर कौन सा है बेटा? डर्मिस। ये कौन सा है? एपिडर्मिस। ठीक है बेटा,
तो रोम का आधारी भाग, ये आधारी भाग डर्मिस में धंसकर, किसमें धंसकर, डर्मिस में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे हम रोम पुटक कहते हैं। रोम का आधारी भाग डर्मिस में धंसकर, देखो बेटा ये आधारी भाग है जो कि डर्मिस भाग में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे हम रोम पुटक कहते हैं। रोम पुटक की भित्ति में दो स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? दो स्तर पाए जाते हैं। एक तो यानी कि डर्मिस का तंतु में बाहरी स्तर, अर्थात जो डर्मिस है इसका तंतु में जो बाहरी स्तर है एक तो वो स्तर होगा, एक एपिडर्मिस का कोशिकीय भीतरी स्तर। तो ये आपका रोम पुटक हो गया। एक बार फिर सुनिए, रोम का आधारी भाग, रोम का आधारी भाग डर्मिस में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे हम रोम पुटक कहते हैं। रोम पुटक में दो स्तर पाए जाते हैं, एक तो डर्मिस का बाहरी स्तर और एक एपिडर्मिस का कोशिकीय भीतरी स्तर। तो ये दो स्तर पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं बेटा ये रोम पुटक में। देखिए आप, रोम का आधारीय भाग, आधारीय भाग नीचे वाला भाग, रोम साथ के साथ लिखते चलो, रोम का आधारीय भाग डर्मिस में धंसकर, डर्मिस में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे रोम पुटक कहते हैं, जिसे रोम पुटक कहते हैं। रोम का आधारी भाग डर्मिस में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे रोम पुटक कहते हैं। रोम पुटक में दो स्तर पाए जाते हैं। पहला है डर्मिस का तंतु में बाहरी स्तर और दूसरा है एपिडर्मिस का कोशिकीय भीतरी स्तर। ये आपका रोम पुटक कंप्लीट हो गया साहब। हम बेटा रोम की संरचना पढ़ रहे हैं, तो रोम की संरचना में पहला भाग रोम पुटक, ये वाला जो भाग है इसको हम रोम पुटक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रोम पुटक। ठीक है साहब। दूसरा है रोम की जड़। दूसरा क्या है बेटा? रोम की जड़। इसको लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला भाग हो गया आपका रोम पुटक। रोम का आधारी भाग डर्मिस में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है। रोम का आधारी भाग डर्मिस में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है जिसे रोम पुटक कहते हैं। रोम पुटक में दो स्तर पाए जाते हैं। पहला डर्मिस का तंतु में बाहरी स्तर और दूसरा एपिडर्मिस का कोशिकीय भीतरी स्तर। ये आपका रोम पुटक हो गया। आई होप आपने लिख लिया आपका। दूसरा रोम जड़। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका रोम जड़। रोम जड़ देखिए, वही आधारी भाग पर चलेंगे हम। तो रोम पुटक की तल पर स्थित सेल्स, रोम पुटक ये है, इसके तल में यानी तल ये हो गया, इसमें जो स्थित सेल्स हैं, रोम पुटक का तल ये हो गया। ठीक है बेटा। इसकी जो सेल्स हैं वो विभाजित होकर अनेक जड़ों का निर्माण
करती हैं, जिन्हें हम रोम जड़ कहते हैं। ये पोषण प्राप्त करने का कार्य करती हैं। ये जो है डर्मिस में धसी हुई होती है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए बेटा, रोम पुटक की कोशिकाएं, रोम पुटक की सेल्स, यानी जो तल है, इसका जो तल है, रोम पुटक के तल की सेल्स लिख दीजिए यहां पर आप, रोम पुटक तल की सेल्स विभाजित होकर रोम जड़ बनाती हैं, रोम जड़ बनाती हैं, जो डर्मिस में धसी रहती हैं, जो डर्मिस में धसी रहती हैं। लिख लीजिए बेटा आप रोम जड़ को, रोम पुटक के तल की कोशिकाएं, ये तल है बेटा, तो रोम, देखो मैं बोल रहा हूं जैसे लिखिए आप, रोम पुटक के तल की सेल्स, तल की कोशिकाएं है, तल जो है आधारी भाग, उस तल की कोशिकाएं विभाजित होकर रोम जड़ बनाती हैं, जो कि डर्मिस में धसी रहती हैं। ठीक बेटा, तीसरे पॉइंट की ओर चले हम। ये रोम जड़ हो गई, लिख देते हैं हम यहां रोम जड़। तीसरे दो भाग कंप्लीट हो गए आपके। तीसरा भाग रोम पेपला, रोम पेपला, देखिए रोम पेपला, रोम पुटक के निचले तल में, ये रोम पुटक है बेटा, रोम पुटक ध्यान रखना, रोम पुटक के नीचे के तल में एक गड्ढा होता है। क्या होता है? ये गड्ढा है। क्या है बेटा? ये गड्ढा। तो रोम पुटक के निचले तल में एक गड्ढा होता है, जहां रुधिर वाहिनियां एक गुच्छा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गुच्छा बनाती हैं। जहां रुधिर वाहिनी एक गुच्छा बनाती हैं, इस गुच्छे को हम रोम पेपिला कहते हैं। जो इस गुच्छे को क्या कहेंगे हम? रोम पेपिला कहते हैं। इस गुच्छे का रोम पेपिला हो गया, तो ये रुधिर वाहिनियों से अपना पोषण प्राप्त करती रहती हैं। यानी पोषण जो पदार्थ है उसको रोम की जो जड़ है उसमें पहुंचाने का कार्य करती हैं। रोम पुटक के अंदर, ये जो रोम पुटक है, रोम पुटक के ऊपर अंदर, रोम पुटक के अंदर रोम पेपिला के ऊपर की ओर एक गांठ नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम रोम बल्ब कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रोम बल्ब। ठीक है बेटा, दोबारा सुनिए। रोम पुटक के निचले तल में, रोम पुटक के निचले तल में एक गड्ढा पाया जाता है, जहां डर्मिस की जो रुधिर वाहिनियां हैं वो एक गुच्छा बनाती हैं। इस गुच्छे को हम रोम पेपिला कहते हैं। ठीक, ये रुधिर वाहिनियां जो हैं ये पोषक पदार्थों को रोम जड़ तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। रोम पुटक के अंदर, रोम पुटक के अंदर रोम पेपिला के ऊपर एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम रोम बल्ब कहते हैं। ठीक है, लिखो इसको साथ में। रोम पुटक के आप लिखते चलो, मैं बोलते चल रहा हूं। रोम पुटक के निचले भाग में रोम पुटक के निचले भाग में एक गड्ढा पाया जाता है, जिसमें डर्मिस की, रोम पुटक के निचले तल में एक गड्ढा पाया जाता है, जिसमें डर्मिस की रुधिर वाहिनियां एक गुच्छा बना लेती हैं, एक गुच्छा बना लेती हैं। इस गुच्छे
गुच्छे को रोम पेपला कहते हैं। इस गुच्छे को रोम पेपला कहते हैं। ये रुधिर वाहिनियों से पोषक पदार्थ जड़ में पहुंचाया जाता है। इनके द्वारा क्या होगा, जड़ के लिए पोषक पदार्थ पहुंचाया जाता है। रोम कोटक के अंदर रोम पेपला के ऊपर जड़ का एक गांठनुमा भाग पाया जाता है जिसे रोम बल्ब कहते हैं। ठीक बेटा, इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका, इसी में टॉपिक है चौथा। ये रोम पेपला हो गया, कोई समस्या बेटा? एक बार फिर सुनिए आप। रोम कोटक के निचले तल में, रोम कोटक के निचले तल में एक गड्ढा पाया जाता है जिसमें डर्मिस की रुधिर वाहिनियां एक गुच्छा बना लेती हैं। एक गुच्छा बना लेंगी, इस गुच्छे को हम रोम पेपला कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम रोम पेपला। ठीक बेटा, रोम पेपला जो है ये रुधिर से पोषक पदार्थ को रोम जड़ तक पहुंचाने का कार्य करती है। रोम कोटक के अंदर रोम पेपला के ऊपर एक गांठ जैसा भाग पाया जाता है जिसको हम रोम बल्ब कहते हैं। अगला है बेटा रोम कांड। चौथा रोम कांड सुनिए बेटा आप। यानी कि डर्मिस से बाहर, ये जो डर्मिस भाग है, इस डर्मिस से बाहर, ठीक है, त्वचा की सतह पर डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर एक ठोस भाग पाया जाता है जिसको हम रोमकांड कहते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका रोमकांड। क्या हो जाएगा बेटा? रोमकांड। देखिए बेटा, डर्मिस से बाहर, साथ के साथ लिखते चलो, डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का ठोस भाग रोमकांड कहलाता है। डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ, डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर, ये वाले निकल रहे त्वचा की सतह पर, ठीक है, रोम का ठोस भाग रोमकांड कहलाता है। रोमकांड का श्रृंगी भवन अर्थात क्रेटिनीकरण हो जाने के कारण, रोम का क्रेटिनीकरण हो जाने से यह निर्जीव हो जाता है। ये आपका रोमकांड हो गया साहब। क्रेटिनीकरण मतलब हुई है बेटा एपिडर्मिस की सेल्स पर निर्जीव क्रेटिन बनने की क्रिया श्रृंगी भवन या क्रेटिनीकरण कहलाती है। तो डर्मिस की बाल है बेटा, इस बाल को अगर वैसे पकड़ते हैं तो कोई भी दुख वगैरह, ऐसा दर्द वगैरह कोई भी एहसास नहीं होता है, इसलिए इसको निर्जीव कहते हैं। देखो, डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर, डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का ठोस भाग रोमकांड कहलाता है। इसका क्रेटिनीकरण हो जाता है जिससे यह निर्जीव हो जाता है। कैसा हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। रोमकांड की संरचना में 3 भाग होंगे बेटा। रोमकांड की संरचना में कितने भाग होंगे? 3। देखिए बेटा,
रोमकांड की संरचना में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं साहब। देखिए, रोमकांड में 3 भाग होते हैं या 3 स्तर पाए जाते हैं। रोमकांड में नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, रोमकांड के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3। सबसे पहला है बेटा क्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे पहला भाग कौन सा है बेटा? क्यूटिकल। इसको हिंदी में कहते हैं उपत्वचा। क्या कहते हैं बेटा? उपत्वचा। सबसे पहला भाग कौन सा होगा बेटा? क्यूटिकल। देखिए, यह रोमकांड का सबसे बाहरी भाग होता है। यह रोम का बाहरी भाग होता है। बाहरी, सबसे बाहर की ओर ये जो रोम है, इस रोम का जो बाहरी भाग है, जो बाहरी भाग है, यह क्यूटिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूटिकल। बाहरी भाग होता है, यह अत्यंत पतला, यह अत्यंत पतला एवं एक कोषीय होता है। एक कोषीय होता है। ठीक है बेटा, ये क्यूटिकल भाग हो गया। यह रोम का बाहरी भाग होता है, यह अत्यंत पतला एवं एक कोषीय भाग होता है। दूसरा भाग बेटा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वल्ब। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा बेटा? वल्ब, कॉर्टेक्स। यह रोम का मध्य भाग होता है। यह रोम का मध्य भाग होता है। यह रोम का मध्य भाग होता है। यह स्तर अनेक स्तरों से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स भाग की बात कर रहे हैं। यह रोम का मध्य भाग होता है। यह स्तर अनेक स्तरों से मिलकर बना होता है। इनकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं, जो कि बालों को रंग प्रदान करते हैं। जो कि बालों को रंग प्रदान करते हैं। रंगाकणों के नष्ट हो जाने से या इनकी कमी हो जाने से इनकी कोशिकाओं में हवा भर जाती है। रंगाकणों के कमी या नष्ट हो जाने पर इनकी कोशिकाओं में हवा भर जाती है और बाल सफेद हो जाते हैं। ये आपका कॉर्टेक्स भाग हो गया बेटा। यह रोम का मध्य भाग होता है। यह स्तर अनेक स्तरों से मिलकर बना होता है। इनकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं, जो कि बालों को रंग प्रदान करते हैं। रंगाकणों जब ये नष्ट हो जाएंगे या इनकी कमी हो जाएगी तो इनकी जो सेल्स हैं, रोम की जो सेल्स हैं, इनमें हवा भर जाती है और बाल सफेद हो जाते हैं। तीसरा भाग हो जाएगा बेटा इसका मेडुला। कौन सा हो जाएगा बेटा? मेडुला। तीसरा भाग हो जाएगा इसका मेडुला, यानी कि मध्यांश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? मध्यांश।
देखिए बेटा, यह रोम का आंतरिक अर्थात भीतरी भाग होता है, आंतरिक स्तर होता है। यह रोम का आंतरिक स्तर होता है। इसकी सेल्स परस्पर सटी हुई इनकी जो सेल्स हैं वो परस्पर कैसी होंगी, परस्पर सटी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई और बहुकोणीय होती हैं, बहुकोणीय होती है। तो ये बेटा रोमकांड के 3 भाग हो गए बेटा, पहला क्यूटिकल, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा मेडुला। एक बार इसको दोबारा से सुनिए बेटा। त्वचा के व्युत्पन्न पढ़ रहे थे हम, तो त्वचा में अनेक या विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे रोम, पहला भाग है इसका बेटा रोम। तो रोम की बात करें हम, तो रोम का जो निर्माण है वह डर्मिस के अंकुरण स्तर से होता है। रोम की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है बेटा रोम पुटक। कौन सा है? रोम पुटक। तो रोम का आधारी भाग डर्मिस में धंसकर एक थैलेनुमा संरचना बनाता है जिसे हम रोम पुटक कहते हैं। रोम पुटक में 2 स्तर पाए जाते हैं, एक तो डर्मिस का तंतु में बाहरी स्तर और एपिडर्मिस का कोशिकीय भीतरी स्तर। दूसरा है बेटा रोम जड़। तो रोम पुटक जो है उसकी जो आधारी तल की जो सेल्स हैं, यानी तल की जो सेल्स हैं वो विभाजित होकर अनेक जड़ों का निर्माण करती हैं जो कि डर्मिस में धंसी हुई रहती हैं। तीसरा है बेटा रोम पेपिला। तो रोम पुटक के आधारी तल में एक गड्ढा होता है जिसमें डर्मिस की रुधिर वाहिनियां एक गुच्छा बना लेती हैं। इस गुच्छे को हम रोम पेपिला कहते हैं। ठीक है बेटा, रोम पेपिला की बात करें तो रोम पुटक के अंदर, रोम पेपिला के ऊपर बाल का जो गांठनुमा भाग है उसको हम रोम बल्ब कहते हैं। चौथा पॉइंट था बेटा आपका रोमकांड। तो रोमकांड क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर रोम का ठोस भाग रोमकांड कहलाता है। रोमकांड की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला है आपके सामने क्यूटिकल, यह रोम का बाहरी भाग होता है। यह रोम का बाल जो है उसका बाहरी भाग होता है। यह अत्यंत पतला एवं एक कोशिकीय होता है, ये क्यूटिकल हो गया। दूसरा बेटा कॉर्टेक्स, यह रोम का मध्य भाग होता है। यह स्तर अनेक स्तरों से मिलकर बना होता है। इसकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं जो कि बालों को रंग प्रदान करते हैं। जब इन रंगाकण ये नष्ट हो जाएंगे या इनकी संख्या में कमी हो जाएगी तो इसकी जो सेल्स हैं उनमें हवा भर जाएगी, और जब हवा भर जाएगी तो बाल सफेद हो जाएंगे। तीसरा है बेटा आपका मेडुला। यह रोम का आंतरिक स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है? आंतरिक स्तर होता है। इसकी जो सेल्स हैं वो परस्पर सटी हुई और बहुकोणीय होती है। ठीक, ये 4 हो गए आपके। पहला रोम पुटक, दूसरा रोम जड़, तीसरा रोम पेपिला, चौथा रोमकांड और 5वां जो है वो और पढ़िए अभी इसमें आप ये लिख लिया होंगे आपने। 5वां जो भाग है इरेक्टर प्लाई पेशियां। 5वां जो पॉइंट है इसका वो है इरेक्टर प्लाई पेशियां। 5वां पॉइंट कौन सा है? 5वां पॉइंट है इरेक्टर प्लाई
पेशियां, इरेक्टर फ्लाई पेशियां। ये एपिडर्मिस भाग है बेटा, ये एपिडर्मिस और रोमपटक, एपिडर्मिस और रोमपटक के मध्य में जो सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात यह एपिडर्मिस और रोमपटक के मध्य में पाई जाती हैं, ये अरेखित पेशी तंतुओं से बनी होती हैं। यह एपिडर्मिस और रोमपटक के मध्य में पाई जाती हैं, ये अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। इनकी बनी होंगी, कहां पाई जाएगी बेटा? ये एपिडर्मिस और रोमपटक के मध्य में, रोमपटक के मध्य में पाई जाती हैं। ये देखो बेटा, ये एपिडर्मिस और रोमपटक के मध्य में पाई जाती हैं, ये अरेखित पेशी तंतुओं की, अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। इनमें संकुचन होता है, क्या होता है? संकुचन। इनमें इनके संकुचन, जब इनमें संकुचन होगा तो इनकी संकुचन से बाल खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, जिन्हें बालों का खड़ा होना कहते हैं, जिसे बालों का खड़ा, जिन्हें बालों का खड़ा होना कहते हैं। लिखिए बेटा साथ साथ में, ये इरेक्टर फ्लाई जो पेशियां हैं, ये एपिडर्मिस और रोमपटक के मध्य में पाई जाती हैं, ये अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं, इनके संकुचन से बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे बालों का खड़ा होना कहते हैं। यह अनैच्छिक क्रिया है। यह कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक, अर्थात इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। यह अनैच्छिक क्रिया है और बह के समय, कब? बह या ठंड जब लगेगी तो उस समय बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यहां से आगे यानी कल की क्लास में इसको साथ ही साथ याद करते चलो।